हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस, क्लास 6 का साइंस है, ठीक है, चैप्टर 6। फ्रेंड्स, हम लोग समरी के बेसिस पे देखेंगे, जिससे कि वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए क्या क्या टॉपिक है। तो सजीवों के लक्षण, कोशिका एवं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय और सजीवों का वर्गीकरण, पौधों के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतने सारे टॉपिक आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सजीवों के लक्षण। ठीक है, सजीवों के लक्षण क्या है? सभी जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता जैसी क्रियाएं होती है। ये क्या है? ये सारे सजीवों के लक्षण हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े तो सबसे पहले पोषण। पोषण में देखेंगे स्वपोषी और परपोषी। ठीक है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी में हरे पेड़ पौधे, ये क्या है? ये स्वपोषी हैं। इन्हें उत्पादक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये उत्पादक ही होते हैं। हरे पौधे क्या होते हैं? ये उत्पादक होते हैं। और परपोषी जो कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं, स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। शाकाहारी में देखिए बकरी, हिरण, चूहा और भी बहुत सारे जंतु हैं। मांसाहारी में शेर, चीता, बिल्ली। ठीक है, सर्वाहारी में देखिए मनुष्य, कॉकरोच और छिपकली। सर्वाहारी से मतलब जो कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, वे सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन लोगों को और क्या क्या कहते हैं? हरे पेड़ पौधों को तो उत्पादक बोलते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी को द्वितीयक उपभोक्ता और सर्वाहारी को तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा हमारा पॉइंट है श्वसन। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लिया है जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो मैंने पूरा नहीं लिया है। आगे देखते हैं। मनुष्य में फेफड़ों द्वारा श्वसन की क्रिया होती है, मछली में गलफड़े द्वारा श्वसन की क्रिया होती है, और मेंढक में देखिए, मेंढक जो है वह पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है, तो पानी में रहने पर त्वचा द्वारा होती है श्वसन क्रिया, और जब ज़मीन पे रहता है तब वो फेफड़े द्वारा उसकी श्वसन क्रिया होती है। देखिए फ्रेंड्स, पौधों में श्वसन क्रिया कैसे होती है? उनकी पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? पर्णरंध्र भी कहते हैं, इसके द्वारा पौधों में श्वसन क्रिया होती है। एक और बात ध्यान रखिएगा, पौधे श्वसन करते समय पौधे ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पौधे जब भोजन बनाते हैं तब प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, लेकिन जब श्वसन करते हैं तो वे ऑक्सीजन ही लेते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ हैं मलमूत्र, पसीना और कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरह का अपशिष्ट पदार्थ है जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ठीक है, उत्सर्जन की क्रिया पौधों में भी होती है। देखिए किन किन रूपों में होती है? तो गोंद, रबर, रेजिन जिसे कि हींग कहा जाता है, ठीक है, और टैनिन जिसे कि कत्था कहते हैं। तो इन रूपों में पौधों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। एक और पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, पेड़ पौधों में वृद्धि जो है वो जीवन पर्यंत होती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि निश्चित आयु तक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका एवं सूक्ष्म जीव। कोशिका एवं सूक्ष्म जीव शरीर को बनाने वाली छोटी छोटी इकाइयों को कोशिका कहते हैं। ठीक है, हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से बना हुआ है। प्रत्येक जीवित कोशिका में जीवन की सारी जैविक क्रियाएं होती हैं।
कुछ जीवों का शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है, जिन्हें कि नग्न आँखों मतलब साधारण आँखों से हम लोग उसे नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्हें साधारण आँखों से नहीं देखा जाता। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ईस्ट, क्लेमाइडोमोनास तथा जीवाणु। जी हाँ फ्रेंड्स, बैक्टीरिया भी सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसे साधारण आँखों से नहीं देखा जा सकता। आगे बढ़ते हैं। जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण देखिए संरचना के आधार पर, मतलब उनकी बनावट के आधार पर। मेरुदंड, मेरुदंड की उपस्थिति, मेरुदंड इसका अर्थ है रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति के आधार पर और प्रजनन विधि के आधार पर। ठीक है, तो संरचना के आधार पर देखते हैं एक कोश की और बहुकोश की। एक कोश की अभी हम लोगों ने देखा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, ये सारे जो क्या है एक कोश की जीव हैं। और बहुकोश की जिनमें कि एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, जैसे हाइड्रा, घोंघा, मछली, मेंढक, मनुष्य, ये सारी क्या हैं, ये बहुकोश की हैं। फ्रेंड्स, इनको हम लोग साधारण आँखों से देख सकते हैं। मेरुदंड की अर्थात रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति के आधार पर देख लेते हैं कशेरुकी और अकशेरुकी। कशेरुकी में जिनमें कि रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, जैसे मछली, मेंढक, पक्षी, मनुष्य और भी बहुत सारे हैं। अकशेरुकी जिनमें कि रीढ़ की हड्डी उपस्थित नहीं होती है, जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, केंचुआ, तिलचट्टा, घोंघा, ये अकशेरुकी की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं प्रजनन विधि के आधार पर, तो अंडयुज और जरायुज। अंडयुज जो अंडे देते हैं और जरायुज जो बच्चे देते हैं। तो अंडे देने वाले में मछली, मेंढक, छिपकली, सांप, पक्षी, ये सारे अंडयुज हैं। और जरायुज जो बच्चे देते हैं, तो जैसे मनुष्य, चूहा, खरगोश और गाय, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एक और पॉइंट, थियोफ्रेट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक, लिनियस को वर्गीकरण का जनक और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जैसे कि थियोफ्रेट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक, तो थियोफ्रेट्स का थियो और वनस्पति का स्पति, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, थियोस्पति। ये ट्रिक लगा के आप याद करेंगे थियोस्पति, तो थियोस्पति वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेट्स। ठीक है, इसी तरीके से लिनियस का लिनी और वर्गीकरण का करण, तो लिनीकरण, लिनीकरण 1 से 2 बार आप लोग पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। इसी तरीके से अरस्तु का अर और जंतु का अंतु, तो हम लोग देख लेंगे अरंतु। अरंतु अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आई होप मेरी ये ट्रिक आपको अच्छी लगेगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पौधों का वर्गीकरण। पौधों का वर्गीकरण पुष्प के आधार पर, आकार के आधार पर और आयु के आधार पर पौधों को वर्गीकृत किया गया है। पुष्प के आधार पर देखिए पुष्पी और अपुष्पी पौधे। पुष्पी पौधे जिनमें कि पुष्प और फल दोनों लगते हैं वे पुष्पी पौधे कहलाते हैं, जैसे गुलाब, सरसों, सूरजमुखी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्हें कि पुष्पी पौधे कहा जाता है। अपुष्पी जिनमें कि पुष्प, फूल और फल नहीं लगते हैं, जैसे कवक, शैवाल, मॉस और फर्न, ये अपुष्पी पौधे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मॉस देखिए, मॉस जैसे जनरल भाषा में हम लोग काई कहते हैं। फ्रेंड्स, बारिश के दिनों में हमारी दीवार पर जो हरे हरे घास नहीं उग जाते हैं, तो उन्हीं को मॉस कहते हैं। हम लोग ऐसे इसको काई कहते हैं, लेकिन इसको मॉस कहा जाता है। ठीक है, आकार के आधार पर शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक जिनकी ऊंचाई 1 मीटर से अधिक ना हो तो वे शाक की श्रेणी में आते हैं, जैसे मक्का, मटर और पालक। ठीक है, ये है शाक। झाड़ी जो 1 से 3 मीटर तक लंबे होते हैं वो झाड़ियों की श्रेणी में आते हैं। गुलाब, करौंदा, गुड़हल, तुलसी इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब झाड़ियाँ हैं। वृक्ष जो कि 3 मीटर से ऊंचे होते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं, जैसे नीम, आम, चीड़, नारियल, ये सारे वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। तो आई होप शाक, झाड़ी और वृक्ष आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं आयु के आधार पर, तो 1 वर्षीय पौधे, 2 वर्षीय पौधे और बहुवर्षीय पौधे। 1 वर्षीय पौधे कौन है,
चना, मटर, गेहूँ और धान ये सारे एक वर्षीय पौधे हैं। द्विवर्षीय में देखिए केला, केले की आयु 2 वर्ष तक ही होती है। बहुवर्षीय पौधे जो 1 से अधिक वर्ष तक रहते हैं, जैसे घास, दूब, गुलाब, आम, कटहल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।